हैं और उसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आपके लिए चैप्टर वाइज जो है एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ। आपने कैसे इसकी तैयारी करनी है, फुल वीडियोस जो है वो आपके सामने है। इससे पहले कि मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 यूनिट 3 ये तीनों की जो थियोरिकल है वो ऑलरेडी मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, ताकि आपको इससे पहले की जो यूनिट्स हैं, ताकि आपको यूनिट 1 2 3 का जो है आराम से आप उसको समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम अगला जो यूनिट है हमारे पास, उस यूनिट का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी बुक से आसानी से हर चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत इजी लिखा हुआ है, बस आपको कोई एक्सप्लेनेशन वाला चाहिए जो इसको अच्छे से समझा सके। बुक बहुत अच्छी है, बस आपने इसे एक दो बार गो थ्रू कर लेना है। अदरवाइज़ आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि आप जो है राइटर्स की बुक लें या ना लें। तो खैर, अकाउंट्स में तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की हमें नीड होती है, तब हम जो है बुक परचेज़ कर लेते हैं किसी राइटर्स की, जैसे J.R. मोंगा वगैरह हो गया। ये अकाउंट्स के ग्रेजुएशन में यूज़ होती है। बट खैर, उसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थियोरिकल पार्ट पढ़ना हो, या मैं मानता हूँ कि इग्नू की बुक जो है थियोरिकल लैंग्वेज में तो बहुत ही बढ़िया है, आपको और कोई बुक की तो नीड ही नहीं पड़ेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम इसमें पढ़ेंगे 1 बाय 1। द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें कह रहा है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस। ऑल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, चाहे नेचर, एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिजल्ट वगैरह। लेकिन हमें करना कहाँ से है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट तो ठीक है, लेकिन हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हम अगर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें? यस, तो ये रहा। हाँ, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ लिख रखा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बी डिफाइंड एज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ सिद्धांत से होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक है ना। हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जिसके बिहाफ पे जो है हम अपनी अकाउंटिंग को कंटिन्यू जो है करते हैं। तो कहा जाता है कि एक तरीके से कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है प्रोवाइड कराता है, जिसमें रूल्स वगैरह लिखे होते हैं कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो मतलब कह सकते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करना है अकाउंट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करिए मैंने जो है वेजेस पे किया है लेबर को, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है? तो पहली चीज़, अगर मैं वेजेस पे करता हूँ तो ये एक्सपेंस है, ये तो ठीक है, सभी बता देंगे कि ये खर्चे हैं, ठीक है। लेकिन ये खर्चों में भी पार्ट होते हैं इसके कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। तो जो ये पता करना कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए आपको कुछ रूल रेगुलेशंस को जो है पढ़ने पड़ेंगे। और जब आप रूल रेगुलेशंस को पढ़ लेंगे तब जाके आप जो है ये बता पाओगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें रूल रेगुलेशन ही सिखाता है कि हमें किस तरीके से अकाउंट्स को करना है, ठीक है। तो कुछ गाइड वगैरह ना, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही है कि सर्व द गाइड टू अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट को एक तरीके से गाइड करता है कि आपको किस तरीके से अपनी अकाउंटिंग को करना है। एक्ट एज अ डिक्टेटर। के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट एज अ डिक्टेटर इन field of accounting. Like a dictator in some area, accountant have no choice of their own but option to practice other than who state the accounting standard. मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरह से ये डिक्टेटर होता है कि हमें बताता रहता है कि हमें कैसे कैसे क्या काम करना है, और हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं होता, हमें इसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। जैसे एक अगर एग्जांपल इसमें लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है
किस तरीके से बनाना है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। आप अपने तरीके से कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो है मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया है, आपको उसी तरीके से फॉलो करने होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर। ये आपको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर का भी एक तरह से काम करता है, जिसमें आपको जो है प्रॉपरली किस तरीके से क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्रिप्टिव, नेचर, सर्व, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं में शामिल होती हैं। अच्छा, एक्ट एज अ हार्मोनाइजर, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट बेस्ड ऑन ब्रिंग इन्फॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, remove the effect of diverse accounting practice and policy on may occasion accounting standard develop and provide the solution to specific accounting issue। कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट होता है, अलग अलग रूल रेगुलेशंस होते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि ये इनमें इन्फॉर्मिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें हमें कुछ और तरीके से करना होता है, तो और जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो उसको हम और तरीके से करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात इसमें लिखी है। अब बोल रहा है बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट में सबसे पहले आता है अकाउंट स्टैंडर्डाइज, कि आप जो भी काम करते हो अगर रूल रेगुलेशंस के साथ फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो स्टैंडर्डाइज हो रहा है, ठीक है ना, आप अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, अच्छे से उसको लिख पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको मिल रहा है। दूसरा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अगर आप प्रॉपरली स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी गलती कहाँ हुई है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 4 होता है और अगर आपने 5 लिखा है तो फिर आप मैच करके देख सकते हैं कि सर ने तो 2 + 2 4 बोला था, बट हमने 5 लिखा है, तो ये गलती यहाँ पे मिल गई है। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें जो जो कहते हैं ना गाइडेंस मिला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कि भाई हमारे पास जो चीज़ें एसेट होती है उसे एसेट की कैटेगरी में लिखना। अगर आपने गलती से उसे एक्सपेंस की कैटेगरी में लिखा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही पॉसिबल है। प्राइवेट रेगुलेशन, ठीक है ना, कि आप जो है इसमें लिखा है दिस FASB इज़ अ प्राइवेट एंटिटी with no affiliation to the US गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन रिले द FA अकाउंटिंग। हाँ, कि आप अपना खुद से इस चीज़ को कर सकते हो, आपका कोई जो है गवर्नमेंट वगैरह की नीड इसमें नहीं पड़ेगी। आपकी ये प्राइवेट रेगुलेशन है, आप अपने तरीके से चला सकते हो। ओके, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है जो पूरा उसमें लागू होता है हर एक का। अब इंडियन अगर मैं बात करूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया के अकॉर्डिंग जो फॉलो किया जाएगा रूल्स रेगुलेशंस, और जो इंटरनेशनल होता है वो इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि क्यों आप फालतू के टाइम इसमें वेस्ट करोगे। तो ये चीज़ें तो आपके लिए, ये है आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसमें आपका ओके। अब इसमें और क्या चीज़ें हमें करने लायक जो हम इसमें कर सकते हैं, तो इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ रहे थे, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो इसमें आपके इसमें लिखा है पहला, ट्रांसपेरेंट ऑफ यूज़र एंड कंपेरेबल ओवर ऑल पीरियड ऑफ प्रेजेंटेड, यानी जो भी चीज़ें दी होंगी वो ट्रांसपेरेबल होगी, ठीक है ना, यानी हर एक बंदा इसको अच्छे तरीके से देख सकता है, इसमें कोई किसी से कोई चीज़ छुपाई नहीं जाएगी। दूसरा, प्रोवाइड अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अकाउंटिंग अकॉर्डिंग विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी आप तो, मैंने अभी आपको बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से रूल रेगुलेशन सेट करना, तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन किए जाते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको उनके थ्रू फॉलो करनी पड़ेगी। कैन बी जनरेटेड अ कॉस्ट दैट डज नॉट एक्सीड बेनिफिट,
ठीक है ना। ये जो है एक तरीके से कैन बी, आप कहते हैं ना कि अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप अगर रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होगे तो आप जो है बेनिफिट अर्न कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं अर्न कर सकते। तो इतना ही ज़्यादा खास नहीं है, मैं अगर आपको साफ सीधी सी बात बोलूँ तो। और हमें क्या इसमें पढ़ना चाहिए, फ़िलहाल तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जो कहानी थी वो मैंने आपको सुना दी है। और देख लेते हैं ऐसा क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ये ऑलरेडी 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है। आप चाहो तो 11th की बुक से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ एक क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी आपके पास ये दो है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल है और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर मैं वन बाय वन बात करूँ तो पहले लिखा है नीड में कि व्हेन बिजनेस वर नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड एंड द अकाउंटिंग वाज डन एट द लोकल लेवल, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन द लोकल गैप वर इनफ। Today, business have become the complicated in the globalized world is need of comprehensive accounting standard that can be considered applied globally and facilitate introduction of account। जैसे कि आपको पता ही है कि पहले हम ये कह सकते हैं कि लोकल एरिया में आराम से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे ये सारी चीज़ें करना बहुत ही आसान था कि कहीं ना कहीं हर कोई बंदा इसी चीज़ को फॉलो कर रहा था। अब ये पूरा का पूरा ग्लोबलाइज हो गया है, तो हम अपने तरीके से अपने रूल रेगुलेशन सेट कर सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अपने अकॉर्डिंग जो है, इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चलती हैं उसी के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट हो सकता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, एक पॉइंट और बता देता हूँ इसमें। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू रिमूव वेरिएशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल अकाउंटिंग एस्पेक्ट एंड टू ब्रिंग अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रेजेंटेशन। दे इंटेंड टू harmonize the diverse accounting policy, preparation and presentation of financial statement, different reporting interval facility, intrafirm वगैरह। ये सारी चीज़ें इसमें बेसिक है कि अकाउंटिंग रिमूव द वेरिएशन इन अ ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल अकाउंटिंग एस्पेक्ट, यानी जो भी प्रॉब्लम आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते समय, अकाउंटिंग करते समय, तो उन सारी चीज़ों को जो है रिमूव करता है कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। इसका भी वही काम होगा, लेकिन ये इंडियन के अकॉर्डिंग ना अपने इंडिया के सिनेरियो के अंदर ही काम करता है अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। तो खैर ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसमें पढ़ने थे, इससे अलावा और आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 11th की चीज़ें हैं और उस वहाँ पे और अच्छे से इजी एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहो तो उस बुक से पढ़ सकते हो, तो आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो इस थ्योरिकल चैप्टर से तो फ़िलहाल इतना ही पढ़ोगे तो बहुत है। तो ये आपका थ्योरिकल जो था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, और नेक्स्ट जो हमारा जो प्रॉपर होगा वो एक प्रैक्टिकल जो है चैप्टर वाइज होगा कि प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है मैं उसमें कराऊंगा ताकि आपके लिए बेनिफिट हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।